हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों देखिए, ये नवंबर महीना है और नवंबर महीना त्योहारों का महीना माना जाता है और इस महीना में ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई पर भी एकदम बराबर ध्यान देना है, समझ गए ना, ताकि पर्व त्योहार की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और पर्व त्योहार को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी भरपूर एंजॉय करना है, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आते जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। बोले तो इतिहास का सेकंड लास्ट चैप्टर है, 7वां नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। और हां, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऐसे तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आपके पूरे इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो चौथा नंबर चैप्टर है, फिर पहला नंबर है। लेकिन यहां से भी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, लघु तरीय में भी, दीर्घ तरीय में भी, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 23 तारीख से आप लोगों का सेंटअप एग्जाम है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि 23 तारीख से पहले आप लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पूरा हमारा प्रयास है कि 23 से पहले आप लोगों का सिलेबस पूरा समाप्त हो जाए। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 4-5 चैप्टर बचा है। जैसे ये वाला चैप्टर अभी हम इस क्लास में शुरू कर रहे हैं, कल ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 2 क्लास ये वाला चलेगा, तो एक चैप्टर बच जाएगा अपना इतिहास में, बाकी 2-2 चैप्टर बच जाएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, फिर हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा अब सिलेबस बचा नहीं है और आराम से हम प्यारे बच्चों 23 तारीख तक पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। और बात रहेगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण बाबू चलते रहेगा अपना सुबह वाले क्लास में, या फिर जैसे भी हो हम आपको पूरा मैनेज करके बता देंगे। बाकी प्यारे बच्चों, हमारा सिलेबस अब अंतिम कगार पर, एकदम किनारे पर पहुंचा हुआ है, समझ गए ना। बस थोड़ा सा पुश करेंगे, वो किनारा धर लेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण। और ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव तो कुछ लगभग पूछे जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है, और लघु और दीर्घ में खास करके ज्यादा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम ये चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए सारे बच्चे अभी हमारे साथ जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, तैयार कैसे होना है भाई, आप लोगों को क्लास को प्यारे बच्चों शेयर करना है, ठीक है ना। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो फिर जरा सा जोर लगाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और जल्दी से क्लास को शेयर भी कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि प्यारे बच्चों सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी रहा बात नोट्स का, तो हम प्यारे बच्चों बोले थे हिंदी में तो 3 चैप्टर का नोट्स हम हिंदी में भी दे चुके हैं, और बायोलॉजी का पूरा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। बस थोड़ा बहुत और नोट्स बचा है, वो भी हम आपको दे देंगे। अभी फिलहाल प्यारे बच्चों, अभी ये जो क्लास करवा रहा है ना, इसका नोट्स बनाने में इतना ज्यादा समय लग रहा है कि मत पूछिए। दिन भर बैठते हैं तो एक चैप्टर का नोट्स बनता है, समझ गए ना। तो बहुत ज्यादा समय लगता है नोट्स बनाने में, और इसलिए थोड़ा सा नोट्स में विलंब हो रहा है, लेकिन हाँ, समय से पहले हम आपको टोटल सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, आपके दोस्त जितने भी सारे हैं, भाई बंधु हैं, सबके पास क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका ये क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार मतलब तो थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, क्या व्यापार मतलब क्या होता है, बिजनेस। आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर, व्यापार मतलब बिजनेस होता है। लेकिन अगर हम बोल दें भूमंडलीकरण, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमारे लिए नया वर्ड है, भूमंडलीकरण तो आज तक सुने नहीं थे, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं हम नहीं जानते हैं सर, ठीक है ना। आप में से अधिकांश बच्चों का जवाब यही होगा कि सर भूमंडलीकरण नहीं पता है। अगर भूमंडलीकरण नहीं पता है तो फिर एक शब्द और आपको याद होगा, जिसको कहते हैं वैश्वीकरण। क्या ये शब्द से वाकिफ हैं आप लोग? क्या ये शब्द का नाम सुने हैं, वैश्वीकरण? अरे अभी कुछ दिन पहले तो हम आपको वैश्वीकरण का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो वैश्वीकरण तो आप लोग नाम जरूर सुने होंगे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों भूमंडलीकरण। क्या नाम है? भूमंडलीकरण।
करण, ठीक है ना। और आगे हम विशेष रूप से भूमंडलीकरण के बारे में पूरा चर्चा करके एकदम पूरे विस्तार से बताएंगे। सब कुछ आपको एकदम अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भूमंडलीकरण के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अब देर मत करिए, ठीक है ना। अब यही कहेंगे कि अब देर मत करिए और नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगा, ठीक है। अब देर मत करिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगा। और इसलिए प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन ले ही लीजिए, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और कुछ बच्चे बुक के लिए बोल रहे हैं, तो भाई हम आपको बोले थे दीपावली के बाद तो आज ऑफिस खुला ही नहीं है अधिकांश, ठीक है ना। तो पब्लिकेशन वाले से बातचीत की तो बोले कि सर आज तो ऑफिस ही नहीं खुला है। देखिए अब कल ऑफिस खुलता है तो क्या होता है, क्या अपडेट निकल करके आता है, वो बाकी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। चिंता मत करिए, लेकिन जो कुछ भी होना है ना अब बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों 45 दिनों का ये कोर्स है, ध्यान रखिएगा 45 दिन के अंदर ये क्रैश कोर्स हम समाप्त करेंगे। और इतने बेहतरीन तरीके से आपका ये कोर्स हम समाप्त करेंगे ना कि अगर आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो यहां के बाद से फिर एक भी नंबर का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये बात गारंटी देते हैं हम आपको, समझ गए ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से जाए तो फिर प्यारे बच्चों ये वाला कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन बताएंगे उसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो यहां पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फी आपको मात्र 199 रुपया ही जमा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में, ठीक है ना, कि व्यापार किसे कहते हैं और भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। बिजनेस का नाम तो आप लोग सुने होंगे और आप में से अधिकांश लोगों का शौक भी होगा कि सर हम बिजनेस करें, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बिजनेस का परिभाषा बताओ भाई, तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चे परिभाषा नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे परिभाषा नहीं बता पाएंगे। जो आज बड़े शौक से बोलते हैं कि सर हमें बिजनेस करना है, शायद वो भी बिजनेस का परिभाषा ना बता पाए, व्यापार का परिभाषा ना बता पाए। तो अगर आप लोगों के परीक्षा में पूछ दिया कि व्यापार किसे कहते हैं, तो फिर क्या, ऐसे तो कभी पूछा नहीं है बिहार बोर्ड में ना, आज तक कभी नहीं पूछा है कि व्यापार किसे कहते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण तो पूछ भी सकता है इसमें, नो डाउट, क्योंकि सिलेबस का चीज है। तो व्यापार किसे कहते हैं सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ना। तो व्यापार क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना, उसका क्रय विक्रय करते हैं और उसी को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, व्यापार कहते हैं। आप लोग को तो भली भांति पता होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि व्यापार का अर्थ है सामान, सेवा या मुद्रा का क्रय और विक्रय। कोई भी सामान हम लोग बेच सकते हैं, कोई भी सेवा बेच सकते हैं। सेवा कहने का मतलब क्या हो, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो ढेर सारा अपना क्लिनिक खोले हुए है, तो वो उसका क्या है, बिजनेस है, वो उसका व्यापार है, समझ गए ना। तो सामान हो गया, सेवा हो गया, मुद्रा हो गया, उसका क्रय विक्रय क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, उसका क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या एक संस्था से, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया या फिर कोई एक संस्था हो गया, वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी संस्था को अगर कोई सामान या सेवा बेचता है और या फिर खरीदता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, व्यापार और बिजनेस कहते हैं। लगभग 800 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक तक नहीं किए, समझ गए ना। और हमें हर एक क्लास में प्रत्येक दिन ये बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ठीक है ना। और आप लोग डेली हमें एक बार दुखी तो जरूर करते हैं, ये तो आप लोग का भाई आदत है कि सर को एक बार दुखी तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। बिना कहे तो करेंगे नहीं, ये भी बात है। अरे कम से कम बिना कहे कुछ तो कर लो भाई हमारे लिए, ठीक है ना। कम से कम ये हमें संतावना मिल जाता है कि नहीं भाई बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, बच्चे क्लास को लाइक कर रहे हैं, मतलब उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा क्लास, ये सब कुछ हमें यहां से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग अपना जो काम है उसे ईमानदारी से करिए। बाकी हम प्यारे बच्चों अपना काम बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं, ठीक है ना, बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, थोड़ा सा भी उसमें अपना देह नहीं चुराते हैं, समझ गए ना, खूब ईमानदारी से करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उतने ईमानदारी से काम करिएगा। अगर उतना ईमानदारी से नहीं करिएगा तो फिर हमारा मेहनत क्या आपको काम आएगा। सिर्फ हम अगर मेहनत करेंगे तो क्या आपको सफलता मिल जाएंगी। अगर हमारे मेहनत करने से आपको सफलता मिल जाए तो फिर कहिए हम दिन रात एक कर देते हैं भाई, कहीं आप लोगों को सफलता मिल जाए। हम कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं।
और ना कोशिश करते हैं कि हमारे कोई स्टूडेंट मेहनत से पीछे हटे ताकि आप लोग को परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ना अभी से ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 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 के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव के पीछे सिर्फ भागते रहोगे ना तो फिर सब्जेक्टिव तुमको अपने पीछे भगाते रहेगा। ये बात सोच लो, अगर अभी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे भागना शुरू कर दिए तो सब्जेक्टिव अपने पीछे तुम्हें भगाने लगेगा और तुम फिर सब्जेक्टिव के पीछे भागोगे और सब्जेक्टिव तुमसे कभी नहीं पकड़ाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागो। अगर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के पीछे भागोगे ना तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। समझ गए? तो क्या चाहते हो कि हम पीछे भागे या फिर कोई हमारे पीछे दौड़ा दौड़ा खुद से आ जाए? हैं? आप लोग चाहते होंगे ना कि भाई कुछ ऐसा करें कि कोई हमारे पीछे आ जाए। उसके लिए ना आप लोग को सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव दौड़ा दौड़ा आपके पीछे आ जाए। समझ गए? और नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है? हाँ, चलिए भाई, तो व्यापार कहने का मतलब समझ गए ना कि व्यापार क्या होता है? एक संस्था या फिर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे संस्था के साथ क्रय बिक्री करता है, किस चीज का? सामान का या सेवा का या मुद्रा का। तो उसी को प्यारे बच्चों बिजनेस कहते हैं, यानी कि उसी को व्यापार कहते हैं। याद रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अच्छा, ये व्यापार होता कहां है? अगर हम आपसे पूछें कि ये क्रय विक्रय, ये व्यापार होता कहां है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो मार्केट में होता है। अरे किसी भी सामान का खरीद बिक्री कहां होता है? बाजार में होता है ना। तो ये बाजार में होता है प्यारे बच्चों। बिजनेस कहां होता है? व्यापार कहां होता है? बाजार में होता है। तो बाजार किसे कहते हैं? आज तक बहुत बोलते होंगे कि सर बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हम बाजार से ये सामान खरीद के लाए। लेकिन बाजार का परिभाषा क्या है? तो बाजार का एक सिंपल परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, कि बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज का व्यापार होता है। बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज का व्यापार होता है। चाहे दुनिया का कोनो चीज ले लीजिए, उसका व्यापार बाजार में ही हो, मार्केट में ही हो। वो कहां मिलता है? मार्केट में मिलता है। किताब ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए, सब कहां मिलता है? बाजार में मिलता है। तो बाजार एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज का क्या होता है? व्यापार होता है, तो उसे बाजार कहते हैं। तो ये तो हो गया भाई व्यापार। हम लोग अभी तक क्या समझे हैं? व्यापार समझे हैं। ठीक है ना? अब हम लोगों को समझना है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है? अब मुख्य रूप से हमें क्या समझना है? भूमंडलीकरण समझना है। समझ गए? अच्छा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि भारत का सामान सिर्फ भारत में बिकता है। समझ गए ना? वो विदेश में नहीं बिक सकता था। चीन का सामान सिर्फ चीन में, वो यहां नहीं आ सकता था। लेकिन आजकल आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक देश का सामान प्रत्येक देश में बिकता है। जैसे आप में से अधिकांश बच्चे या तो रेडमी का, या तो रियलमी का, या तो वीवो का, या तो ओप्पो का, या पता नहीं कौन से कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे होंगे, सैमसंग का यूज कर रहे होंगे। क्या उसमें से कोई भी कंपनी भारत की है? नहीं है। अगर वीवो, अगर ओप्पो, रेडमी, रियलमी ये सब यूज कर रहे हैं तो सब चाइना की कंपनी है। अगर सैमसंग का यूज कर रहे हैं तो दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। यानी कि भारत की तो कंपनी नहीं है, लेकिन भारत में उसका सामान बिक रहा है। कंपनी भारत की नहीं है, लेकिन वो सामान भारत में बिक रहा है। समझ गए ना? तो इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण, मतलब प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। किस चीज को लेकर के? सामाजिक तरीके से तो कनेक्ट हुआ है। यहां के लोग वहां जा रहा है, वहां के लोग यहां आ रहा है। देखते हैं ना, भारत के लोग बहुत सारे अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं, जापान में जाकर के काम कर रहे हैं, विदेश में कहीं पर भी किसी भी देश में जाकर के काम कर रहे हैं। तो ये सामाजिक कारण हो गया। और वहां के भी लोग कहां आ रहे हैं भाई? भारत में आ रहे हैं। दूसरी बात है आर्थिक कारण। पैसे का लेन देन होता है, पैसे का व्यापार होता है। यहां का पैसा वहां जाता है, वहां का पैसा वहां जाता है। देखते हैं ना, अमेरिका का डॉलर भारत में आता है, भारत का जो रुपया है वो अमेरिका में जाता है, और उसका प्राइस, उसका वैल्यू तय होता है। जैसे अमेरिका का $1 80-85 रुपये का, 80-85 रुपये के बराबर है, तो अमेरिका का $1 भारत में आता है तो यहां 85 रुपया मिलता है। समझ गए ना? तो ये सब देख रहे हैं कि सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से भी। किस चीज के तरीके से? राजनीतिक। अमेरिका में चुनाव होता है, क्या हम लोग उसको नहीं देखते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं ना? अरे अमेरिका में कौन जीता, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना। जैसे भारत में चुनाव होता है तो पूरा दुनिया का भी नजर रहता है भारत पर। समझ गए कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है भाई। समझ गए ना? तो ये राजनीतिक कारण भी है भूमंडलीकरण का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरा विश्व में लगभग 200 देश हैं प्यारे बच्चों। पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं। ऐसे तो 196 के आसपास है, लेकिन लगभग 200 बोलते हैं। तो पूरे विश्व में लगभग जो 200 देश है ना,
दोनों 100 देश आपस में एक दूसरे से क्या है भाई, कनेक्ट हैं। विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। उसी को तो कहते हैं भूमंडलीकरण, उसी को तो कहते हैं वैश्वीकरण। समझ गए ना। और ये वैश्वीकरण के कारण बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, सब कुछ हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा समझते हैं कि आखिर भूमंडलीकरण कहते किसको है। अगर चूंकि परीक्षा में यह परिभाषा पूछता है, एकदम पूछा गया सवाल है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं या फिर वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो वैश्वीकरण तो भाई आपको पहले से पता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन भूमंडलीकरण नहीं पता है। तो ध्यान रखिएगा, भूमंडलीकरण जब विश्व का अधिकांश देश, ध्यान से सुनिएगा, जब विश्व का अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक एवं तकनीक का आदान प्रदान करे तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि हर एक देश दूसरे देश के साथ सभी चीज का आदान प्रदान करता है। समझ गए ना, हर एक चीज का आदान प्रदान करता है, चाहे वो सेवा रहे, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ कोई उत्पाद रहे। आज देखते हैं ना, जैसे गेहूं का उत्पादन भारत में होता है तो क्या पूरा गेहूं भारतीय वाला सब खा जाता है? नहीं, वो विदेशों में भी क्या हो जाता है, निर्यात हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि भूमंडलीकरण है, सब देश आपस में एक दूसरे के कनेक्ट है। समझ गए ना। तो भूमंडलीकरण प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। भूमंडलीकरण किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो भूमंडलीकरण का परिभाषा क्या लिखेंगे? भूमंडलीकरण का परिभाषा यही होगा कि जब विश्व का अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी का आदान प्रदान एक दूसरे देश के साथ करे तो उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है ना, उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। कितने बच्चों को भूमंडलीकरण समझ में आया? पहले आप हमें यह बता दीजिए, यस और नो करके कंफर्म करिए कि भूमंडलीकरण कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना। हाँ, जितना जल्दी प्यारे बच्चों हम खत्म कर रहे हैं ना, अभी बिहार बोर्ड में कोई भी चैनल वाला कोई भी सिलेबस खत्म नहीं किया है, ये बात सोच लीजिए। समझ गए ना, हम हैं कितना तत्परता के साथ एकदम बेहतर क्वालिटी, समझ गए ना, बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन दे करके आपका हम कोर्स खत्म कर रहे हैं। कोई आज तक ऐसा नहीं किया है, समझ गए ना, सब अभी पीछे अटकल है और हम आप लोग को यहां तक लेकर के आगे बढ़ गए। सारे बच्चे भूमंडलीकरण समझ गए ना। जैसे विश्व का 200 देश है तो सब देश आपस में एक दूसरे का क्या है, कनेक्ट है। देखते हैं ना, कभी कभी भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी चाइना चले जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जापान चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? एक दूसरे का साथ क्या हो भाई, व्यापार बढ़िया हो, एक दूसरे के साथ संबंध बढ़िया हो। तो संबंध बढ़िया करने के लिए जाते हैं। संबंध क्यों बढ़िया करते हैं? क्योंकि आदान प्रदान वस्तुओं का हो सके, व्यापार बढ़िया हो सके, यानी कि भूमंडलीकरण को बढ़िया करने के लिए जाते हैं। बस सीधे सीधे आप ये समझिए, भूमंडलीकरण के लिए। समझ गए ना। तो भूमंडलीकरण आप लोग समझ गए? भूमंडलीकरण सारे बच्चे समझ गए या फिर कोई दिक्कत है? सभी बच्चों को भूमंडलीकरण समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा, भूमंडलीकरण जो शब्द है प्यारे बच्चों, पहली बार कब इसका उत्पत्ति हुआ? पहली बार कब ये भूमंडलीकरण शब्द आया? ये भूमंडलीकरण शब्द जो है पहली बार कब आया बताइए? सिंपी कुमारी बोल रही है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए आपको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई देश है, ये मान लेते हैं जैसे कि भारत है, समझ गए। एक दूसरा देश है प्यारे बच्चों, ये मान लिया जाए चीन है। एक तीसरा देश है, मान लिया जाए जापान है। ठीक है ना। ये चौथा देश है प्यारे बच्चों, अमेरिका है। समझिए भूमंडलीकरण क्या है। ठीक है, ये क्या है जी? अमेरिका है। यहां पर मान लेते हैं ये कौन सा देश है? ये मान लेते हैं अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, समझ गए। ये मान लेते हैं बांग्लादेश है। क्या है भाई? बांग्लादेश है। ठीक है, 6 देश को मानते हैं। ये 6 देश प्यारे बच्चों अलग अलग हैं। ये 6 देश क्या हैं? अलग अलग है ना। बताइए अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये सभी देश आपस में एक दूसरे के कनेक्ट हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब आर्थिक दृष्टि से कनेक्ट हैं, व्यापारिक दृष्टि से कनेक्ट हैं, राजनीतिक दृष्टि से कनेक्ट है, या फिर जैसे भी हो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समझ गए। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है ना। जैसे आप लोग बहुत समय पहले से देखते आ रहे हैं कि विदेशी लोग ना एक दूसरे के साथ रिश्ते संबंध अच्छे करने के लिए यहां आते थे। जैसे बहुत समय पहले मेगास्थनीज का नाम आप लोग सुने होंगे, वो भारत आए थे। ठीक है, भारत में आकर के बहुत कुछ लोगों को सिखाए भी, और भारत आकर के बहुत कुछ सीखे भी। जो अपने वापस जब गए थे यूनान, तो वहां जाकर के लोगों को बताए थे कि भाई भारत ऐसा देश है, भारत कैसा देश है।
समझ गए ना। तो ये सब चीज तो पहले के भी जमाने में लोग ना यहाँ पर आते थे, एक देश से दूसरे देश में आते थे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति यहाँ की अच्छाइयों को सीखते थे और उसे ले जाकर के अपने देश में फॉलो करवाते थे। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि धोती कुर्ता का प्रचलन हमारे भारत देश में था, लेकिन आजकल विदेश में चले जाइए ना तो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। क्यों, ऐसा क्यों संभव हो पाया? भूमंडलीकरण के कारण संभव हो पाया, वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया। समझ गए ना। आज चाइना का मोबाइल आकर के भारत में बिक रहा है, चाइना का खिलौना आकर के भारत में बिक रहा है, सब किसके कारण संभव हो पाया है? भूमंडलीकरण के कारण संभव हो पाया है। अगर भूमंडलीकरण नहीं होता, अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं होता, तो क्या ऐसा संभव होता कि कभी चाइना का मोबाइल भारत में बिकता? नहीं बिकता। लेकिन भूमंडलीकरण के कारण ऐसा संभव है। समझ गए ना। तो यही है भूमंडलीकरण। अब समझ में आया? कौन पूछ रही थी? सिंपी कुमारी पूछ रही थी ना। हम एक भी बच्चे का कमेंट देखेंगे उल्टा तो आपको हम बताएंगे, लेकिन हां, अगर हम 2 बार 3 बार बता रहे हैं उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं सर नहीं समझ में आया, मतलब 2 कारण, या तो आप हमें परेशान करना चाहते हैं, या तो दूसरा कारण कि आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ गए ना। तो 2 ही कारण होता है और वैसी स्थिति में हम उन लोगों का बात नहीं मानते हैं। समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भूमंडलीकरण समझ गए होंगे। सारे बच्चे भूमंडलीकरण समझ गए? अगर समझ गए तो यस सर लिख दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भूमंडलीकरण के बारे में बता दें कि भूमंडलीकरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो पहली बार प्यारे बच्चों 1990 में हुई। भूमंडलीकरण शब्द की उत्पत्ति पहली बार कब हुई? 1990 में। लेकिन देखिएगा जरा ध्यान से, भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो काम हो रहा था ना, भले भूमंडलीकरण शब्द हुआ, समझ गए ना, जो भूमंडलीकरण शब्द हुआ वो कब आया भाई? 1990 में। लेकिन इसका शुरुआत प्यारे बच्चों 5 दशक पहले हो गया था। दशक मतलब होता है 10 साल। समझ गए ना। यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का जो काम था ना, वो 5 दशक पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन हाँ, पहले ये नहीं था कि हाँ इसको कहते क्या है। समझ गए ना। लेकिन पहली बार 1990 ईस्वी में कहा गया कि भाई एक देश से दूसरे देश में जो आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, इसी को तो क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। समझ गए ना। तो भूमंडलीकरण शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो पहली बार 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और भारत में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में। भारत में पहली बार भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था 1991 ईस्वी में। और ये शुरुआत करने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। शुरुआत करने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय वित्त मंत्री थे। समझ गए ना। 1991 ईस्वी में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और ये प्यारे बच्चों भूमंडलीकरण की शुरुआत किए। ठीक है। तो भारत में ना मनमोहन सिंह को एक बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है, चूंकि अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। समझ गए ना। तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखिए भूमंडलीकरण के कारण होता क्या है। ठीक है ना। भूमंडलीकरण के कारण होता क्या है? भूमंडलीकरण के कारण बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं, जैसे लोगों को रोजगार मिलता है। अब जैसे देखिए ना भाई, भारत का लोग बढ़िया, कोई इंजीनियर बन गया तो वो भारत में रहता है नहीं, चल जाता है कहां? अमेरिका में चल जाता है ना। उसको क्या हुआ? एक बेहतर रोजगार मिला वहां पर। कोई बढ़िया डॉक्टर है तो वो अमेरिका में चल गया, उसको एक बेहतर रोजगार मिला वहां पर। तो भारत पर भी इसका बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ा है। इसका भूमंडलीकरण का, समझ गए ना। भूमंडलीकरण का भारत पर भी बेहतरीन प्रभाव पड़ा है। समझ गए। क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। हाँ, कि भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और यहां से संबंधित प्रश्न भी प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरीके से करके प्रश्न पूछेगा कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है ना। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों का वर्णन करें कि भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ गए। भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान रखिएगा। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। बाकी दुनिया भाई जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो भारत क्यों अछूता रहेगा? भारत को भी तो आगे बढ़ना है। तो भूमंडलीकरण के कारण भारत भी अछूता नहीं रहा और भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा। अभी हम आपको क्या बताएं, भूमंडलीकरण के कारण लोगों को फायदा होता है, रोजगार मिलता है, जीने का नया जरिया मिलता है। ठीक है ना। तो भूमंडलीकरण के कारण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा क्योंकि भाई रोजगार मिलने लग गया। समझ गए। अब जैसे देखिए ना, भूमंडलीकरण के कारण अगर मान लिया जाए कोई विदेशी कंपनी भारत में आता है और भारत में आकर के अपना बड़ा फैक्ट्री लगाया,
समझ गए? सोचिए जरा ध्यान से, कोई विदेशी कंपनी है, भारत में आया, फैक्ट्री लगाया, रोजगार किसको मिलेगा? विदेशी लोगों को मिलेगा? नहीं। भारत में आकर के कंपनी लगाया है तो भारतीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो बताइए, लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? फायदा हुआ कि नहीं हुआ भूमंडलीकरण से? अगर भूमंडलीकरण नहीं होता, अगर विदेशी कंपनी भारत में नहीं आता, तो क्या लोगों को रोजगार मिलता? नहीं मिलता। समझ गए ना? तो भूमंडलीकरण के कारण लोगों को रोजगार भी सृजन किए जाते हैं लोगों के लिए। समझ गए ना? भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नए अवसर को उपलब्ध कराया गया। ठीक है ना? नया नया अवसर खुला कि भाई भूमंडलीकरण है, एक देश वाला दूसरा देश वाला तीसरा देश में जा रहा है, तो नया नया सब लोगों को रोजगार मिला, जिसके कारण भारतीय लोगों के जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। पहले जैसे भारतीय लोग ना मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते थे। समझ गए? भाई खेती करना है, उससे जो धान गेहूं मकई उपजेगा उसी से अपना जीविकोपार्जन करना है। लेकिन जब भूमंडलीकरण भारत में आया तो लोगों को नया रोजगार मिला। समझ गए ना? एक देश से दूसरे देश में जाकर के पैसा कमाने का मौका मिला, या फिर किसी विदेशी कंपनी में जाकर के काम करने का मौका मिला। तो इससे लोगों को नया नया रोजगार मिला और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बदलाव भी आया। जैसे टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसी की अगर बात कर लें, जैसे मान लिया जाए, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा एजेंसी है जो भारत से आपको स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाता है, तो क्या वो टूर एवं ट्रेवल एजेंसी को फायदा है कि नहीं है? उससे आपको भी फायदा हुआ कि चलो भाई ये वो एजेंसी हमें घुमा दिया, तो टूर एवं ट्रेवल एजेंसी हो गया जो यातायात की सुविधा देता है। रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस हो गया, ठीक है ना, आवासीय होटल इत्यादि, ये सब क्या करता है? ये सब लोगों को रोजगार देता है। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियां पर दबाव कम हो गया। ठीक है ना? पहले जो लोग मरते थे कि सरकारी नौकरी चाहिए, आजकल देखते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं प्यारे बच्चों, जरा बताइएगा कि आजकल जो है, आप ये बताइए, लोग एक तरफ जहां सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं, किस चीज के लिए? सरकारी नौकरी। लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। तो दूसरी जगह पर आप ये भी देखते हैं कि बहुत अधिक तादाद की संख्या में लोग क्या करते हैं? आईआईटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत अधिक तादाद की संख्या में लोग आईआईटी कर रहे हैं। ठीक है ना? आईआईटी से क्या होता है? बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10th क्लास के बाद सीधे या तो कोटा चले जाएंगे आईआईटी तैयारी करने के लिए, या तो यहीं पर रह करके कोई नीट की तैयारी करेंगे, कोई मेडिकल की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईआईटी के क्षेत्र में, चूंकि लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आईआईटी जो है वो देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। दो ही तो एग्जाम है देश में जो कि सबसे टफेस्ट माना जाता है, जिसमें एक है प्यारे बच्चों यूपीएससी और दूसरा है आईआईटी। समझ गए ना? ये दो एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसको देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। समझ गए? सबसे हार्ड एग्जाम में अगर गिनती होता है तो वो यूपीएससी और आईआईटी का होता है। समझ गए ना? लेकिन एक बात और ये भी है कि अगर यूपीएससी में अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो भाई छोटे मोटे तो आदमी बनोगे नहीं, डायरेक्ट एकदम बन जाओगे गजेस्टेड ऑफिसर, डीएम बन जाओगे, सचिव बन जाओगे, एसपी बन जाओगे। ठीक है ना? बड़े रैंक के पदाधिकारी बनोगे। और अगर आईआईटी में होता है तो फिर बड़े रैंक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, गूगल कंपनी में मौका मिलेगा। आज जिस यूट्यूब के सहारे पढ़ रहे हो सकता है कि इसी यूट्यूब कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाए। ठीक है ना? यूट्यूब कंपनी एक्चुअल में गूगल कंपनी का ही है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आईआईटी कर लिए तो हो सकता है कि भाई तुम्हें क्या मिल जाए? बड़ा कंपनी में जॉब मिल जाए, माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाए, गूगल कंपनी में मिल जाए, सैमसंग कंपनी में मिल जाए, बड़ा बड़ा कंपनी में आप लोगों को सॉफ्टवेयर के तौर पर रखा जाएगा। अच्छा, ये हो गया यूपीएससी और आईआईटी। ठीक है? अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, तो नीट का एग्जाम क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, बड़ा डॉक्टर बनते हैं भाई कि हमें सर बड़ा डॉक्टर बनना है। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। समझ गए ना? तो यहां पर क्या कर रहे हैं? एक तरफ संचार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियां पर दबाव कम हो गया, तो आप यहां पर ये बताइए, जहां पर एक तरफ लोग सरकारी नौकरी के लिए मर रहे हैं, वहां पर बहुत अधिक तादाद की संख्या में लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। चलिए भाई, ये तो मान लेते हैं कि यूपीएससी भी सरकारी है, आईआईटी तो सरकारी नहीं है। आईआईटी तो सरकारी नहीं है, आईआईटी तो प्राइवेट कंपनी है। समझ गए ना? आईआईटी करने के बाद आप जाएंगे भी तो प्राइवेट कंपनी में जाएंगे। समझ गए ना? जैसे गूगल कंपनी प्राइवेट कंपनी है, यूट्यूब प्राइवेट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट कंपनी है, सैमसंग प्राइवेट कंपनी है। कोई भी कंपनी में जाते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी है। तो बताइए, क्या इसके लिए लोग तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है प्यारे बच्चों।
समझ गए ना, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और ये प्राइवेट नौकरी के लिए है। तो क्या प्राइवेट नौकरी खराब है? एक तरफ लोग सरकारी नौकरी, एक तरफ लोग आईआईटी करते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। नीट करते हैं, हाँ ये भी मानते हैं कि नीट में कुछ सरकारी डॉक्टर बनेंगे तो कुछ प्राइवेट डॉक्टर भी बनेंगे, लेकिन क्या प्राइवेट डॉक्टर वाले नहीं तैयारी कर रहे हैं? अरे पैसा पीट देते हैं डॉक्टर सब, समझ गए ना। डॉक्टर सब जो होते हैं ना, पैसा पीट देते हैं। जितना पैसा डॉक्टर कमाता है, हमें तो नहीं लगता है कि उतना पैसा और कोई कमा पाता है, समझ गए। इतना पैसा डॉक्टर कमाता है ना, कोई नहीं कमाता है उतना, समझ गए ना। पैसा है तो भाई डॉक्टर का ही है, समझ गए ना। दुनिया आजकल खूब फास्ट फूड, लंद फंद देवानंद खाने के चक्कर में है और खा खा के एकदम डॉक्टर के पास पहुंच रहा है और डॉक्टर हुआ मोटा पैसा तब से तसील रहा है, समझ गए ना। तो बन जाओ डॉक्टर आप लोग भी, क्या कहना है, समझ गए ना। बन जाओ आप लोग भी डॉक्टर एकदम बढ़िया, ठीक है। और अगर नहीं कुछ तो फिर प्यारे बच्चों सरकारी नौकरी तो अपना जिंदाबाद है, समझ गए ना। सरकारी नौकरी कहा जाता है आजकल के जमाने में कि सरकारी नौकरी लग गया मतलब भगवान से दर्शन, समझ गए ना। सरकारी नौकरी लगना मतलब आज के जमाने में भगवान से दर्शन। क्यों पता है? क्योंकि बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है ना आजकल, मत पूछिए, ठीक है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। पढ़ने जो थोड़ा अच्छे बहुत है पढ़ने में, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनको तो भाई रोजगार मिल भी जा रहा है, लेकिन जो पढ़ने में थोड़ा सा भी कमजोर हैं वो कहीं पर जाकर के 10-20 हजार रुपए का नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम अभी से ही कहते हैं, अगर अभी से पढ़ने में मन लगाइएगा तभी जाकर के कुछ होगा। अगर अभी से सोचिएगा कि हम फाकी मार लें, इधर लंद फंद कर लेना, तो आजकल इतना कंपटीशन है कि जीत नहीं पाइएगा, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, एक तरफ जहां संचार के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पर दबाव कम हो गया, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, कॉल सेंटर, डिजिटल फोटोग्राफी, कुरियर सेवा में भी क्रांति आई, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमंडलीकरण के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बस यही चीज लिख देना है कि भाई भारत में भी रोजगार का सृजन हुआ, भारत में भी सरकारी नौकरी पर दबाव कम हुआ, भारत में भी लोग अपने आप पर खड़े हो पाए, ठीक है ना। भारत में लोगों को रोजगार मिल पाया। तो ये सब भारत में भूमंडलीकरण का प्रभाव हुआ, ठीक है। तो भारत में भूमंडलीकरण का प्रभाव आप लोग समझ गए ना, समझ गए। चलिए, अभी अभी हम प्यारे बच्चों आपको बता रहे थे बाजार कहने का मतलब। जैसे मान लिया जाए, एक चीज हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम आपसे मान लिया जाए कहते हैं बाजार, ठीक है ना, बाजार। तो बाजार कहने का मतलब एक चीज होता है, किसका बाजार। अगर हम कहते हैं कि हमारा बाजार, अगर हम कहते हैं प्यारे बच्चों हमारा बाजार, तो हमारा बाजार कहने का मतलब कि ये हमारे एरिया के अगल बगल में है। हमारा बाजार कहने का मतलब यही ना हुआ कि ये हमारे एरिया के अगल बगल में है और वो हमारा बाजार है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बाजार को हम कह दें प्यारे बच्चों विश्व बाजार, विश्व बाजार, तो आप क्या कहेंगे कि भाई बाजार तो है, लेकिन किसका बाजार है? पूरे विश्व का बाजार है। समझ रहे बातों को ना। बाजार तो है, लेकिन किसका बाजार है? पूरे विश्व के बाजार है। मतलब जहां पूरे विश्व के लोग आकर के व्यापार करते हैं उसे कहते हैं विश्व बाजार। समझ में आया? जहां पूरे विश्व के लोग आकर के क्या व्यापार करते हैं तो उसे कहते हैं विश्व व्यापार, सॉरी विश्व बाजार। तो वैसा बाजार जहां पर पूरे विश्व के लोग आए और सामानों का खरीद बिक्री करें तो उसे कहते हैं विश्व बाजार। और यह विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा प्यारे बच्चों, इसे हम इस चैप्टर में विस्तार से समझाने वाले हैं। समझ गए ना। आखिर हमें विश्व बाजार का जरूरत पड़ा तो आखिर क्यों पड़ा, ठीक है ना। विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा, तो सबसे पहले इस चीज को हम समझेंगे बाद में कि आखिर जरूरत क्यों पड़ा विश्व बाजार का। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर विश्व बाजार होता क्या है, विश्व बाजार कहते किसको है, ठीक है ना। विश्व बाजार कहते किसको है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व बाजार का परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछा गया है। ये चीज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिएगा ना, तो ये चीज पूछा गया है भाई, ठीक है, ये चीज पूछा गया है। समझ में आया? हाँ, ये चीज पूछा गया है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो हम क्या जवाब लिखेंगे? विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। मतलब पूरे विश्व का वस्तु एक ऐसे बाजार में उपलब्ध है जहां पर हम सीधे जाकर के खरीद सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर इंग्लैंड का भी सामान बिक रहा है, अमेरिका का भी सामान बिक रहा है, भारत का भी सामान बिक रहा है, चीन का भी सामान बिक रहा है, तो वैसे बाजार को कहते हैं विश्व बाजार। समझ गए ना। जहां पर सभी देश का सामान बिके उसे कहते हैं विश्व बाजार।
समझ गए? जहां पर सभी देश का सामान बिके तो उसे कहते हैं विश्व बाजार। जैसे आज अगर भारत के बाजार का हम बात करते हैं तो क्या भारत के बाजार में सिर्फ भारत का ही सामान है? बताइए। अगर आप मार्केट में निकलते हैं, जैसे आप पटना के मॉल में चले गए, समझ गए ना, मॉल में जाकर के आप सामान खरीदना शुरू किए, तो क्या वहां पर सिर्फ मेड इन इंडिया लिखा हुआ सामान मिलेगा? बताइए। मेड इन इंडिया लिखा हुआ सामान ना बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर सामान मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, यही सामान मिलेगा। यानी कि पूरे विश्व का सामान वहां पर मिल रहा है। समझ गए ना? तो जहां पर पूरे विश्व का सामान मिले उसे कहते हैं प्यारे बच्चों विश्व बाजार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, अगर मुंबई में चले जाइए तो वहां पर हर एक देश का सामान मिलता है। मुंबई का छोड़िए ना, आप लोग अपने शहर में चल जाइए ना, आपका अपना जो नजदीकी बाजार है वहां पर चल जाइए, देखिए कि पूरे विश्व का सामान वहां पर मिल रहा है। अधिकांश सामान, अगर ना कुछ मिले तो जाकर के मोबाइल खरीद लीजिएगा, वो भारत का नहीं होगा, वो विदेशी का होगा। समझ गए ना? तो वो क्या विश्व बाजार नहीं है? विश्व बाजार है। तो विश्व बाजार उसे ही कहते हैं जहां पर पूरे विश्व का सामान मिले, बस उसे विश्व बाजार कहते हैं। अब हम लोग आगे ये समझेंगे कि विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा, लेकिन उसके पहले एक क्रांति के बारे में बताते हैं जिसको वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसका केंद्र यूरोप यानी कि इंग्लैंड था। अब देखिए, व्यापार तो हो रहा था भाई, बाजार भी खुल रहा था और उस बाजार तक सामान पहुंच रहा था जल और स्थल के रास्ते, नाव में कर करके, बड़ा बड़ा जो जलयान था उसमें कर करके आ रहा था। और इसका मुख्य केंद्र था इंग्लैंड। मुख्य केंद्र कौन था? इंग्लैंड था। अब यहां से आप असली कहानी को समझिएगा कि आखिर विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा, विश्व बाजार से लाभ क्या हुआ, विश्व बाजार से हानि क्या हुआ, ये सब प्यारे बच्चों अब हम आपको एकदम विस्तार से समझाने वाले हैं। समझ गए ना? तो अब असली चीज समझिएगा। बाजार मतलब तो समझ गए ना कि जहां पर हर एक विश्व का सामान मिले उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। जहां पर विश्व के हर एक देश का सामान मिले उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है ना? विश्व बाजार का जरूरत क्यों पड़ा, ये आप समझिएगा ध्यान से। ये टॉपिक बड़ा मार्मिक है जी, समझ गए ना? बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। देखिए, आपको पता है प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति के बारे में? पता है या नहीं है? बताइएगा आप लोग, जो पूछेंगे ना जल्दी जल्दी से बताइएगा। औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको पता होगा, पता है या नहीं है? बताइए, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? जल्दी से बताइए, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? अधिकांश बच्चों का जवाब आएगा कि सर औद्योगिक क्रांति का तो शुरुआत हो गया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से, क्योंकि सबसे पहली बार मशीन वहीं पर बनना शुरू हुआ। कहां पर? इंग्लैंड में। समझ गए ना? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अच्छा, अब जो सबसे पहला औद्योगिक क्रांति के तहत जो सबसे पहला फैक्ट्री या फिर कंपनी या फिर जो मशीन बना था वो कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यानी कि आपको यह भी पता है कि ये कपड़ा उद्योग से संबंधित था। किससे भाई? कपड़ा उद्योग से ये संबंधित था, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। किस चीज से संबंधित था? कपड़ा उद्योग से संबंधित था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम जो बात बोल रहे हैं ना उसे जरा गौर से सुनिएगा। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो वहां पर सामान का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। समझ गए ना? इंग्लैंड में क्या हुआ? उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। समझ गए? अच्छा, अब ये उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहला प्यारे बच्चों क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। जैसे अगर कपड़ा तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कपास चाहिए, रेशम चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो इसके लिए दो चीज चाहिए उत्पादन के लिए, कच्चा माल चाहिए और दूसरा चीज प्यारे बच्चों, अगर इस कच्चा माल के कारण हम उत्पादन कर पा रहे हैं तो उत्पादित किए गए वस्तु को बेचने के लिए बाजार चाहिए। समझ गए? तो एक तो कच्चा माल चाहिए और दूसरा बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। समझ गए? तो अब इंग्लैंड को यह महसूस हुआ कि हमें भाई कोई ऐसा जगह ढूंढना है जहां पर से कच्चा माल भी मिल जाए और बाजार भी हमें उपलब्ध हो जाए सामान को बेचने के लिए। समझ गए ना? इंग्लैंड को वैसे जगह का तलाश था जहां पर से कच्चा माल भी आपूर्ति हो जाए और बाजार भी सामान को बेचने के लिए मिल जाए।
समझ गए ना। वैसे जगह की तलाश के लिए वो उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की तरफ कहां कहां गया? एक तो गया भाई उत्तरी अमेरिका, समझ गए ना। दूसरी चीज एशिया में वो भारत की तरफ आया, एशिया में वो भारत की तरफ आया, समझ गए। और भारत में आया किस चीज के लिए? कि भारत से कच्चा माल भी मिल जाएगा, क्योंकि भारत के लोग खेती करते थे, भारत के अधिकांश लोग खेती करते थे। तो इंग्लैंड वालों को लगा कि भारत एक बढ़िया बाजार है जहां पर सामान भी हमारा बिक जाएगा और कच्चा माल भी वहां से उपलब्ध हो जाएगा, समझ गए ना। तो भारत में इंग्लैंड वाले आए बाजार की खोज में, बिजनेस करने के लिए। आपको पता है ना कि अंग्रेज यहां पर व्यापार करने के लिए आए थे, कि व्यापार करेंगे, और व्यापार करते 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 धीरे धीरे गुलाम बना लिए। तो शुरुआत में इंग्लैंड वाला क्यों आया भाई? कच्चा माल के लिए और बाजार के लिए, यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल कहें तो व्यापार करने के लिए आया। लेकिन अब धीरे धीरे मन में लोभ समाते चला गया, समझ गए ना। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ते गया, सामान का उत्पादन बढ़ते गया, मन में लोभ आ गया। मन में यह लोभ आया कि क्यों ना भारत पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे होता क्या था ना कि भारत जैसे कोई बाजार है तो यहां पर इंग्लैंड वाला भी आ जाता था, अमेरिका वाला भी आ जाता था, और कोई दूसरा देश वाला भी आ जाता था सामान बेचने के लिए। तो इंग्लैंड सोचा क्यों ना इस पर अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लें। औपनिवेशिक शासन मतलब कब्जा कर लें, और कब्जा करके सिर्फ हमारा ही यहां पर बिजनेस चलेगा, सिर्फ हमारा ये बाजार होगा, सिर्फ हमारा ही यहां पर सामान बिकेगा और किसी का सामान नहीं बिकेगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। और इसी तरह से प्यारे बच्चों इंग्लैंड वाला क्या करता है? भारत पर कब्जा जमा लेता है, समझ गए ना। इसी तरीके से भारत को क्या बना लेता है? भारत को अपना उपनिवेश बना लेता है, समझ गए। भारत को अपना उपनिवेश बना लेता है, समझ गए ना। अब भारत को जब अपना उपनिवेश बना लिया तो उसी समय से उपनिवेश शब्द एक नया लॉन्च हुआ, समझ गए ना, कि भाई कुछ उपनिवेश भी होता है। और तब क्या हुआ? हर एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने के होड़ में लग गए, समझ गए कि हमें भाई उस देश पर कब्जा कर लेना है, वहां से व्यापार बढ़िया होगा। वो सोच रहा है कि हमको उस देश पर, मतलब अपने से कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर लेना हर कोई चाह रहा था उस समय, समझ गए ना। अपने से कमजोर देश के ऊपर कब्जा करना हर कोई चाह रहा था। और इसी में भारत क्या बन गया? अंग्रेजों का गुलाम बन गया, इंग्लैंड वालों का गुलाम बन गया, समझ गए ना। मुख्य रूप से कपड़ा का बिजनेस हो रहा था उस समय, समझ गए। तो जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो क्या होने लगा? भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, और इंग्लैंड से बना हुआ जो तैयार माल था वो भारत के बाजारों में आ गया, और भारत के बाजार में आकर के बिकना शुरू हो गया, समझ गए। भारत के बाजार में आकर के क्या हो गया? बिकना शुरू हो गया। यहां तक तो सारे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब जब चूंकि भारी मात्रा में सामान का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में सामान का उत्पादन हो रहा है, तो उस सामान को उत्पादित करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए। बताइए, मजदूर भी तो चाहिए ना। मजदूर बहुत चीज के लिए जरूरत पड़ा। जैसे मान लिया जाए कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो ट्रेन बनाना है, तो ट्रेन बनाने के लिए मजदूर का जरूरत पड़ा। कुछ कच्चा माल का उत्पादन खुद करना चाह रहा है तो खेती करने के लिए खेती करने के लिए मजदूर का जरूरत पड़ा, समझ गए ना। यानी कि अब भारी मात्रा में मजदूरों का जरूरत पड़ने लगा, बहुत भारी मात्रा में मजदूरों का जरूरत पड़ने लगा। जब भारी मात्रा में मजदूरों का जरूरत पड़ा तो इंग्लैंड वाला सोचा कि तो भाई भारत अपना उपनिवेश है, ये न है, क्यों ना वहां से मजदूरों को मंगा लिया जाए। ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे हैं ना। इंग्लैंड वाला सोचा कि क्यों ना भारत से मजदूरों को मंगा लिया जाए, भारत तो अपना उपनिवेश है ना, है वहां के लोगों को तो जे कहेगा सब सुनेगा, वो चूंकि हमारे गुलाम है, समझ गए। तब इंग्लैंड वाला ये सब कहां आया? भारत आया। और भारत में आकर के कहां गया? सबसे पहले तो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया और वहां से कुछ मजदूर को उठाया। उसके अलावा पश्चिमी बिहार में आया, वहां से कुछ मजदूर को उठाया। हरियाणा गया, वहां से कुछ मजदूर को उठाया। और पंजाब गया, वहां से कुछ मजदूर को उठाया। और इन मजदूरों को उठा करके, मतलब जो काम करने लायक मजदूर थे, चूंकि गुलाम तो बना करके रखा था, पहले तो रोजी रोटी के लिए हड़ताल कर देता था, और भूखले मजदूर क्या करे, तैयार हो जाता था कि चलिए हुजूर जहां लेकर के चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो इन मजदूरों से क्या करता था? एक एग्रीमेंट करवाता था, समझ गए ना। एग्रीमेंट मतलब समझते हैं ना, एक पेपर पर दस्तखत लेता था अंगूठा, और जो बच्चे और जो मजदूर अनपढ़ होते थे ना, उनसे अंगूठा का साइन लेता था, यानी कि इनसे एक समझौता करता था। ये सीधे सीधे समझ लीजिए,
समझौता करता था किस चीज के तहत? अनुबंध के तहत समझौता करता था। और ये जो अनुबंध के तहत समझौता करता था ना, जिसमें कहता था कि भाई 5 साल के लिए हम लेकर के जा रहे हैं और 5 साल तक आपको आने नहीं देंगे। और चूंकि ये जो मजदूर जो जा रहे थे ना, ये बेचारे एकदम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं था, तो इसलिए इनको बहुत कम मजदूरी पर लेकर के जाया जाता था दूसरे देशों में काम कराने के लिए। और ऐसे मजदूर जो भारत से दूसरे देश में अनुबंध पर जाते थे काम करने के लिए, एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए जाते थे, ऐसे मजदूर को कहा जाता था, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो यह भी परीक्षा में पूछता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। बताइए, ऐसे मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। तो अब ये गिरमिटिया मजदूर कहां जाते थे? विदेशों में जाकर के काम करने लगे, यानी कि भारत से आर्थिक तंगी के कारण विदेश में चले गए। अच्छा, अब जब विदेश में जाते थे तो इनसे बहुत तरह का काम लिया जाता था, बहुत तरह का काम लिया जाता था, समझ गए ना। जैसे प्यारे बच्चों खेती कराया जाता था, खेती में खास करके रबर का खेती, समझ गए ना, रबर का खेती कराया जाता था। उसके अलावा चाय का खेती कराया जाता था, कॉफी का खेती कराया जाता था, उसके अलावा तंबाकू का खेती कराया जाता था। मतलब जिसमें ज्यादा फायदा हो ना, वही वाला खेती कराया जाता था, समझ गए ना, इन गिरमिटिया मजदूरों से। और क्या कराया जाता था? और कराया जाता था रेल लाइन का निर्माण, रेल लाइन का निर्माण, समझ गए। मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान को ढोने के लिए रेलवे का जरूरत पड़ेगा, तो उसका निर्माण कौन करेगा? ये सब मजदूर करेगा, जो गिरमिटिया मजदूर है। ये सस्ता मजदूर है ना, समझ गए। हाँ, और चाय कॉफी रबर ये सब का तो उत्पादन करता ही था। तो इस तरीके से जितना भी निचले लेवल का काम होता था वो सब इन गिरमिटिया मजदूर से करवाया जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग यही समझते हैं विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। इसी चीज को अभी हम समझाए हैं और बस इसी चीज को यहां पर लिख दिया है। देखिए क्या लिखे हैं, वाष्प इंजन से चलने वाले कारखानों से वस्तुओं का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा। अभी हम आपको क्या बताए, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। क्या हुआ? उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा इंग्लैंड में, चूंकि अब मशीन से काम होने लगा था। वाष्प चलित इंजन, शुरुआत में ना कोई मोटर और कोई फीटर नहीं था, वाष्प चलित इंजन से काम होता था, समझ गए ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में प्यारे बच्चों उत्पादन बढ़ा इंग्लैंड में, ठीक है ना, मशीन आया तो उत्पादन बढ़ा। उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। अभी हम आपको बताया ना, जब उत्पादन बढ़ा तो बेचने के लिए क्या हुआ, क्या चाहिए था? उत्पादन बढ़ा तो बाजार चाहिए था। बाजार के तहत क्या कर लिया गया? उपनिवेश से बना लिया गया, मतलब कि गुलाम बना लिया गया। और ये गुलाम भारत को बनाया इंग्लैंड वाला, समझ गए। तो उपनिवेश नामक एक नया शासन प्रणाली का उदय हुआ। विश्व बाजार के कारण ही ऐसा तो हुआ। अगर प्यारे बच्चों बाजार इतना तेज गति से आगे नहीं बढ़ता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं संभव था। तो उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का क्या हुआ? उदय हुआ, समझ गए ना। अगला है 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार का स्वरूप 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कपड़ा था। अभी हम आपको तो अभी तुरंत बताए हैं कि जो विश्व बाजार का स्वरूप था उसका आधार क्या था? कपड़ा था, क्योंकि पहली बार औद्योगिक क्रांति हुआ था तो कपड़ा का ही निर्माण बहुत तेज गति से हुआ था, ठीक है ना। पहली बार में कपड़ा का ही निर्माण क्या हुआ था? बहुत तेज गति से हुआ था। तो सबसे पहला कपड़ा ही क्या था? यह आधार था। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होते गया, यानी कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ते गया, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति यानी कि मशीनों का निर्माण बढ़ता गया, उत्पादन बढ़ता गया, तो जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो बेचने के लिए बाजार बढ़ेगा। तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का फैलाव हुआ, बाजार का स्वरूप भी क्या होते गया? विश्वव्यापी होते चला गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे फैलते गया, बाजार का स्वरूप भी क्या होते गया? विश्वव्यापी होते चला गया। कारखानों से निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाता था, यानी कि इंग्लैंड के कारखानों में जितने भी सारे निर्मित कपड़े होते थे या फिर कोई सामान होते थे, उसे पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाता था बेचने के लिए। और भारत तो उसका भाई गुलाम था, भारत तो उपनिवेश था, यहां तो आता ही था, समझ गए ना। तो ये बात था। रोजगार की तलाश में श्रमिकों का पलायन होने लगा। लोगों को रोजगार नहीं मिलता था तो या तो गिरमिटिया मजदूर बनकर के चल जाते थे काम करने के लिए, या फिर कहीं शहर की ओर क्या करते थे? पलायन करते थे, समझ गए। तो ये सब काम होने लगा प्यारे बच्चों विश्व बाजार के तहत। जब औद्योगिक क्रांति बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलने कम हो गए और लोग रोजगार की तलाश में या तो शहर की ओर जाने लगे या तो गिरमिटिया मजदूर बनकर के अनुबंधित, गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अनुबंधित मतलब होता है एग्रीमेंट के तहत लाया गया मजदूर,
ठीक है ना। जैसे विदेश वाला यहां आया, कोई मजदूर के कहा कि काम करने चलेगा, बोला कि हाँ काम करने चलेंगे, तो एक एग्रीमेंट बना लिया, समझ गए ना। जैसे कोई देखते हैं ना, कोई सामान उमान लेता है, चाहे कोई पैसा लेता है, तो एग्रीमेंट बन जाता है ना, वैसे ही एग्रीमेंट बन जाता है और उस एग्रीमेंट पर लिखा जाता है कि इतना मजदूरी देंगे, 5 साल तक ये रहेगा, 5 साल के पहले भाग नहीं सकता है, सब कुछ लिखा जाता है, समझ गए ना, और उस एग्रीमेंट के तहत जाता है। तो वैसे एग्रीमेंटर जो मजदूर होते हैं ना, उनको गिरमिटिया मजदूर या फिर अनुबंधित मजदूर कहा जाता है। ठीक है, इसको गिरमिटिया मजदूर या फिर अनुबंधित मजदूर भी कहते हैं, अनुबंधित मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर या फिर अनुबंधित मजदूर कहा जाता है, याद रहेगा ना। हाँ जी, गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर कहा जाता है, ध्यान रखिए। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको क्या बता दिए। अच्छा, अभी अभी एक शब्द आया था उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब हम आपको समझा ही दिए ना कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद समझा ही दिए कि एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करता है। जैसे उस समय भारत कमजोर था तो और इंग्लैंड शक्तिशाली था, तो इंग्लैंड वाला आया और भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद यही है, समझ गए ना, उपनिवेशवाद यही है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बंधुआ मजदूर क्या होता है। देखिए, गिरमिटिया मजदूर और बंधुआ मजदूर में फर्क है। गिरमिटिया मजदूर और बंधुआ मजदूर में फर्क है, दोनों को एक ही मत समझ लीजिएगा। चलिए हम आपको जब चर्चा छेड़ ही दिए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि गिरमिटिया मजदूर और बंधुआ मजदूर में क्या अंतर है। एक हो गया प्यारे बच्चों गिरमिटिया मजदूर, समझ गए ना, एक हो गया गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर तो हम आपको बता ही दिए कि फैक्ट्री में काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए, रेलवे लाइन ये सब बनाने के लिए अनुबंधित मजदूर के तहत जाते थे। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर। ठीक है, अनुबंधित मजदूर। ठीक है ना, अनुबंधित मजदूर। इसको एग्रीमेंट करवा लेता था और बहुत कम मजदूरी पर इसको ले जाता था विदेशों में काम करवाने के लिए। ये तो हो गया गिरमिटिया मजदूर। अब एक दूसरा आता है प्यारे बच्चों बंधुआ मजदूर। ठीक है ना, बंधुआ मजदूर। अब ये बंधुआ मजदूर क्या है? बंधुआ मजदूर कहते किसको? ये क्या होता था कि कोई आदमी जो है ना, कोई मजदूर है, कोई निचले तबके का लोग है, वो किसी सेठ साहूकार से पैसा ले लेता था, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि हम एक मजदूर हैं, ठीक है, और हम किसी सेठ साहूकार से पैसा ले लिए कि सेठ जी इतना पैसा दे दीजिए, हमें जरूरत है, और समय पर हम उनको पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे पास अब उतना क्षमता नहीं है कि जो पैसा हम कर्जा लिए थे वो पैसा हम उनको भर दें। तब वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि जितना पैसा लिए हैं ना, उस पैसा के बदले में हम आपके यहां मजदूरी कर लेते हैं। समझ रहे हैं बातों को ना? जितना पैसा हम लिए हैं उस पैसा के बदले में हम आपके यहां मजदूरी कर लेते हैं। तो वहां पर हम बंधुआ मजदूर हो गए, क्योंकि उनका पैसा हमारे पास बंधक है और उस बंधक पैसे के बदले में हम उनके पास मजदूरी कर रहे हैं। तो वैसे मजदूर को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। वैसे मजदूर को कहा जाता है बंधुआ मजदूर, समझ गए। तो अनुबंधित मजदूर यानी कि गिरमिटिया मजदूर और बंधुआ मजदूर में अंतर है, दोनों को एक ही में मत तौल दीजिए, समझ गए ना? बताइए, सारे बच्चे समझ गए ना? तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा, उपनिवेशवाद को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों को नियंत्रित करता है और उनके संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है, समझ गए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आपको ऊपर वाला लाइन नहीं लिखना है, उपनिवेशवाद को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है, ये वाला लाइन अगर लिखते हैं तो ज्यादा इसका सुंदरता बढ़ जाता है परिभाषा का। ऐसे भी अगर आप चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश को नियंत्रित करता है और उसके संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उपनिवेशवाद समझ गए, जब कोई शक्तिशाली देश, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि शक्तिशाली देश जो होता है ना, अपना से कमजोर को सब सताता है। अरे गांव में देखिए ना, जो कमजोर होता है उसको सब कुछ सताता है। तो क्या उपनिवेशवाद उसी को कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है ना, जब कोई शक्तिशाली देश ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने से कमजोर देश के ऊपर, अपने से कमजोर देश के ऊपर जबरदस्ती उसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए अगर कब्जा कर लेता है, शासन कर लेता है, तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था,
ठीक है ना, भारत इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ना, यस। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद का परिभाषा। दो तरीके से लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करो वैसे लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट है, ठीक है। चलिए अब आपको हम क्या बताएं, उपनिवेशवाद सारे बच्चे समझ गए ना। देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों गिरमिटिया मजदूर को लेकर के जाया जाता था, देख रहे हैं ना, पूरा एकदम खचाखच नाव पर भर लिया और भर करके लेकर के जाता था दूसरे देश में। यही सब जो मजदूर है ना, ये सब है गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। फोटो देखिए बड़ा मुश्किल से मिला है। तो ये सब क्या है जी, गिरमिटिया मजदूर, और इन सबों को लेकर के जाया जाता था। क्योंकि पहले आने जाने का साधन सिर्फ जल मार्ग ही होता था ना, तो जल मार्ग के सहारे लेकर के जाया जाता था, ठीक है। तो ये सब क्या है, गिरमिटिया मजदूर है। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यस। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिख देना है कि जब उपनिवेशिक यानी कि कोई गुलाम देश से मजदूरों को कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर, ध्यान से देखिएगा, जब कोई उपनिवेशिक कहने का मतलब होता है गुलाम देश, जैसे इंग्लैंड का गुलाम था भारत, तो जब भारत से मजदूरों को कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर अनुबंधित यानी कि समझौता के तहत एक निश्चित समय के लिए दूसरे देश में ले जाकर के कार्य कराया जाता था, तो वैसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है। समझ में आया ना, अभी यही चीज ना समझा रहे थे कि यहां से अंगूठा पर लगवा लिया या फिर साइन करवा लिया, अनुबंध करवा लिया, एग्रीमेंट करवा लिया, और एक एग्रीमेंट के तहत अगर मजदूरों को ले जाकर के उससे काम करवाता था तो उसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर को भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से ले जाते थे। ऐसे मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी। बेचारा भूखले मर रहा है, तो कहता था कि तो भूखले मर रहा है, समझ गए ना, और तुमको ये सब करें, हाँ, सारे बच्चे समझ गए ना। तो यहां तक प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो लिख दीजिएगा ना, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में आ जाए तो लिख दीजिएगा ना, बताइए, यस। अच्छा अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां तक तो सारे बच्चे समझ गए ना, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर विश्व बाजार से लाभ क्या था, विश्व बाजार का उपयोगिता और विश्व बाजार के लाभ समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक बाजार है, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अगर कोई एक बाजार है, मान लिया जाए ये बाजार है, यहां पर अगर 10 लोग आ जाए, ठीक है ना, जैसे हमारे पास भी चावल है, उसके पास भी चावल है, उसके पास भी चावल है, और किसी के पास चावल है, 10 लोग के पास अगर चावल है, और अगर 10 लोग एक के बाजार में आ जाए उस चावल को बेचने के लिए, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। अगर 10 लोग एक के जगह पर कोई सामान अपना आकर के बेच रहा है, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता था, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता था, और वहां पर किसानों को फायदा होता था। किसान अगर कोई सामान लेकर के गया है बेचने के लिए, तो कोई देश वाला कह रहा है कि हम इतना में खरीदेंगे, कोई कह रहा है कि हम इतना में खरीदेंगे, कोई कह रहा है कि हम इतना में खरीद लेंगे, तो वहां पर किसानों को क्या हो जाता था, फायदा हो जाता था। तो विश्व बाजार का उपयोगिता यही था कि किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न मिल जाता था, उपज का अच्छा आमदनी मिल जाता था, समझ गए ना, किसानों को अच्छा आमदनी मिल जाता था, ठीक है। और क्योंकि बाजार ज्यादा कंपटीशन वाला था, कंपिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धा वाला था, वहां पर विश्व बाजार में रोजगार का नया नया अवसर मिल जाता था। चूंकि पूरे विश्व के लोग आते थे, तो कोई भी दुकान खोल लेता था, कोई ये सामान बेच रहा है, कोई वो सामान बेच रहा है, तो वहां पर रोजगार का एक नया अवसर भी मिल जाता था। और आधुनिक विचार और चेतना का भी प्रसार होता था। आधुनिक विचार कहने का मतलब, जैसे मान लिया जाए कि भारत में कोई आया है विदेश से लोग, तो वो अपना वहां का आधुनिक विचार बताएगा, भारत वाला अपना, मतलब विचार का क्या होता था, साझा होता था। और विचार का जब साझेदारी होता था तो एक नया चेतना का विकास होता था। तो विश्व बाजार के कारण क्या हुआ, आधुनिक विचार और चेतना का भी प्रसार हुआ। यहां तक सारे बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब विश्व बाजार के लाभ जरा देख लेते हैं। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि विश्व बाजार के लाभ क्या है, ठीक है। उससे पहले विश्व बाजार से एक सवाल और पूछा जाता है, विश्व व्यापार के स्वरूप को स्पष्ट करें। विश्व व्यापार का स्वरूप कैसा होता था, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ, देखिए हम बीच बीच में ना जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी देते जाते हैं, समझ गए ना, ताकि बाद में आपको ये ना बताएं देखो भाई ये टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए थे और इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। नहीं, जो टॉपिक पढ़ाए उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन तुरंत यहां पर हम करवा देते हैं, ताकि ये कोई दिक्कत वाला बात ना हो जाए, समझ गए ना। तो यहां पर विश्व बाजार के स्वरूप को, यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है।
समझ गए ना। मैट्रिक परीक्षा में शायद 2019 में या कब पूछा है, ये दीर्घ उत्तरीय का सवाल पूछा है। दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर वाला में ये पूछा था कि विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करिए। इसका जवाब लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी बढ़ता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार कच्चे मालों को इंग्लैंड और यूरोपीय देशों तक पहुंचाते थे और कारखानों से निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक क्या था सीमित। अभी हम आपको बताया ना कि कच्चा माल को सब जगह से बटोर करके कहां लाता था, इंग्लैंड में लाता था, ठीक है। और वहां पर इंग्लैंड के फैक्ट्री में, इंग्लैंड के कंपनी में पक्का माल तैयार किया और तैयार करके फिर उसको विश्व के कोने कोने में भेज देता था बेचने के लिए। समझ गए। तो ये होता था प्यारे बच्चों इंग्लैंड का। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान किया। उपनिवेशवाद हम आपको समझा ही दिए कि किसी भी कमजोर देश के ऊपर कब्जा करके और वहां पर अपना व्यापार करना, वहां से ज्यादा मुनाफा कमाना, फायदा कमाना, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत, श्रमिकों का प्रवाह कहने का मतलब कि श्रमिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के आना। तो श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत औपनिवेशिक देश यानी कि भारत के लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता के तहत यूरोपीय देश यानी कि अपने यहां ले जाते थे और मजदूरों की मजदूरी काफी कम होती थी। तो विश्व बाजार का स्वरूप कुछ ऐसा ही था ना कि किसी भी तरीके से मजदूर को बुलाओ, उससे काम करवाओ और फिर उसको एग्रीमेंट करवा करके अधिकांश मजदूर फिर उधरे रह जाता था। कौन बेचारा उतना दूर से आएगा। समझ गए ना। तो ये होता था प्यारे बच्चों विश्व बाजार का स्वरूप। समझ गए, ये होता था विश्व बाजार का स्वरूप। अभी चलिए ना, अभी आगे आपको दिखाएंगे ना कि विश्व बाजार के कारण कितना बड़ा आर्थिक मंदी आया था। समझ गए ना। अभी विश्व बाजार से बहुत ज्यादा नुकसान भी है। पहले नुकसान बाद में देखेंगे, पहले फायदा देख लेते हैं कि विश्व बाजार के कौन कौन से लाभ हैं। समझ गए, विश्व बाजार के कौन कौन से लाभ हैं, पहले ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, हानि समझेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना। हमें लगा था कि 2 क्लास में ये समाप्त होगा, लेकिन शायद 3 क्लास चला जाए या फिर देखेंगे अगली क्लास तक, लेकिन हमें लगता है कि शायद 3 क्लास चल ही जाएगा। चलिए, तो विश्व बाजार के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला लाभ कि व्यापार और उद्योग को काफी तेज गति से ये बढ़ाया। क्योंकि विश्व बाजार जब खुला, जब सब देश के लोग एक दूसरे जगह पर आकर के सामान को बेचने और खरीदने लगे, तो इससे व्यापार बढ़ने लगा। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई सामान बनाए और वो सामान मार्केट में बिक गया। सोचिएगा जरा ध्यान से, हम कोई सामान बनाए और वो मार्केट में बिक गया, तो हम और कोशिश करेंगे ना कि भाई और सामान बनाए। अरे कोशिश करेंगे ना कि भैया और सामान बनाओ, जितना सामान बनाओ, एकदम बाजार में बिक जा रहा है, एकदम कंपटीशन का मार्केट है, पूरे बाजार में बिक जा रहा है। हम तो पूरा प्रयास करेंगे ना, हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो सामान और बाजार में बिके और हम ज्यादा उत्पादन करें। समझ गए। तो विश्व बाजार के कारण क्या हुआ, व्यापार और उद्योग बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। सबसे पहला फायदा तो यही हुआ, सबसे पहला फायदा तो यही हुआ कि व्यापार और उद्योग बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। दूसरा फायदा क्या हुआ, औपनिवेशिक देश में जहां पर गुलाम बना, जैसे इंग्लैंड वाला भारत को गुलाम बनाया, तो भारत से कच्चा माल ले जाने के लिए और भारत के हर एक बाजार में अपने पक्का माल यानी कि तैयार माल को पहुंचाने के लिए रेल मार्ग बनाया, सड़क मार्ग बनाया, सामान ढोने के लिए बंदरगाह बनाया, खनन वाला काम, बागवानी वाला काम, जैसे ये सब काम ना बहुत तेज गति से विकास किया। समझ गए। यानी कि औपनिवेशिक राज्यों में ना बहुत तेज गति से ये सब काम विकास किया। ठीक है। उसके अलावा नवीन तकनीक की खोज की गई। नवीन तकनीक यानी कि नए नए तकनीक की खोज की गई। समझ गए, नए नए तकनीक की खोज की गई। उसके बाद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब कैसे भाई, तो चूंकि कुछ नए फसल उत्पादन होने शुरू हो गए। जैसे इंग्लैंड वाला जब गुलाम बनाया ना भारत को, तो भारत में लोग पहले नील का खेती नहीं जानते थे। आपको पता है ना कि अंग्रेज लोग आया था तो नील का खेती करवाना शुरू कर दिया था, ये आपको बता दिए हैं। तो भारत के लोगों को नील के बारे में पता नहीं था, नील का खेती करने लगा। उसके अलावा तंबाकू का खेती करने लगा, रबड़ का खेती करने लगा, कॉफी का, नील का, गन्ना का, ये सब खेती करने लगा। तो कुछ नया फसल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ भारत के लोगों को। समझ गए। तो ये फायदा ही ना हुआ। उसके अलावा रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत जैसे नए नए तकनीक की खोज की गई। यानी कि ये सब फायदा ही है ना वैश्वीकरण के कारण। ये सब क्या हुआ, विश्व बाजार के कारण फायदा हुआ। शहरीकरण का विकास तथा जनसंख्या का विकास तेजी से हुआ। यानी कि अब जब विश्व बाजार हुआ, फैक्ट्री खुलने लगा, तो जो गांव था वो धीरे धीरे शहर में बदलने लगा। जिस शहर के बगल में फैक्ट्री खुल जाता था वो शहर बन जाता था। तो गांव जो था वो धीरे धीरे शहर में बदलना शुरू हो गया। समझ रहे हैं, जो गांव था वो धीरे धीरे शहर में बदलना शुरू हो गया। और जब शहर में बदलने लगा तो जनसंख्या का तेज गति से विकास हुआ। तो ये सब फायदा है, ये सब लाभ है विश्व बाजार के कारण। समझ गए, ये सब विश्व बाजार के कारण क्या है बाबू, लाभ है। समझ गए ना।
अच्छा, अब तो लाभ तो देख लिए, अब देखेंगे हानि कि विश्व बाजार से हानि क्या है। लेकिन हानि हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि जब हानि बताना शुरू करेंगे ना तो वहां पर एक नया कहानी जुड़ जाएगा आर्थिक मंदी का, और वो पढ़ाना लंबा समय तक, समझ गया ना, वो मतलब लंबा समय का टॉपिक है, तो शॉर्टकट में नहीं निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे हम। विश्व बाजार के लाभ तक हम आपको आज पढ़ा चुके हैं। बाकी विश्व बाजार का हानि क्या था प्यारे बच्चों, ये सब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। विश्व बाजार का लाभ हम आपको बता ही दिए, विश्व बाजार का हानि क्या है ये पढ़ाएंगे, उसके अलावा आर्थिक मंदी पढ़ाएंगे, न्यू डील पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, कैसा लगा? अच्छा पहले बताइए ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया? एकदम बताइए बढ़िया से, हैं? जल्दी से बताइए, समझ में आया आप लोगों को? जब तक हम सिलेबस खत्म नहीं करते हैं तब तक नो एक्स्ट्रा वीडियो, कोई एक्स्ट्रा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सिलेबस खत्म होने दीजिए और फिर एकदम धुआंधार हम आप लोग को आगे की तैयारी करवाएंगे, समझ गए ना। चलिए, ऐसे तो लगभग भाई सिलेबस खत्म ही हो चुका है। और हाँ एक बात और बता देते हैं, कल से एप्लीकेशन पर कौन सा अब बच गया है किसमें, ज्योग्राफी में ना, ज्योग्राफी ही करवा देते हैं, ठीक है ना। जियोग्राफी कल से प्यारे बच्चों 9 बजे वाला क्लास में एप्लीकेशन पर क्या चलेगा, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमें लगता है कि 2 चैप्टर बचा हुआ है, भूगोल का 2 चैप्टर बचा हुआ है ना, इससे भी हम बहुत जल्द खत्म कर देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचा हुआ है ना, परिवहन संचार और व्यापार, कल से परिवहन संचार और व्यापार हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा बिहार कृषि और वन संसाधन। तो कल से 9 बजे वाला क्लास में परिवहन संचार और व्यापार शुरू होगा, ठीक है ना। परिवहन संचार और व्यापार ये वाला हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला क्लास कल शुरू करेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्द प्यारे बच्चों सिर्फ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बच जाएगा, ठीक है ना। बहुत जल्द अपना सिलेबस समाप्त भी हो जाएगा, ओके। तो चलिए जल्दी से बताइए क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ऊपर से भी ऊपर सब कुछ समझ में आ गया ना, या फिर कोई दिक्कत भी हुआ? सब कुछ समझ में आया? सुबह वाला पैनल पीडीएफ नहीं मिला है? ओके, पैनल पीडीएफ भेज देंगे हम अभी, ठीक है ना। सब पैनल पीडीएफ हम अभी भेज देंगे। बताइए जल्दी से कैसा लगा ये क्लास, बेहतरीन लगा ना, सब कुछ समझ में आया ना? कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि ये पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए तन मन से एकदम। बाकी मिलते हैं हम फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।